अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकायक टीवी में प्रोग्राम हकायक विद एहसान मिठालवी में आपके होस्ट मुस्तफ़ा एहसान। नाजरीन, पाकिस्तान में गर्मी जोरों पर है, उसके साथ साथ लोड शेडिंग भी वापस आ चुकी है। लोग बेजार हो चुके हैं। हमारे मुल्क में इतने वसाइल होने के बावजूद हम अभी तक एनर्जी पे पूरी तरह काबू नहीं पा सके। प्रोजेक्ट्स लगते हैं, खत्म हो जाते हैं, खसारे में चले जाते हैं, अपनी कैपेसिटी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उस पे इतने ज्यादा करप्शन के केसेस बन जाते हैं। बहुत से हालात मिल मिलाकर अवाम अभी भी परेशानी का शिकार है। हमने आज दावत दी हमसे बात करने के लिए मोहम्मद अशफाक हनीफ साहब को, जो सऊदी इलेक्ट्रिक में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और ताल्लुक इनका पाकिस्तान से है। वो यहाँ के हालात भी समझते हैं और इन्होंने बाहर भी अपने स्किल्स को इम्प्लीमेंट किया है। तो अशफाक साहब हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हमें ये बताइए अशफाक साहब के ये हमारे मुल्क में हम कौन सी ऐसी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रिसर्च इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम एनर्जी पे थोड़ा बहुत काबू पा सकें, या क्या बेहतर किया जा सकता है? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि असल में किसी भी मुल्क में जो प्रोसीजर्स और एनवायरनमेंट है, उसको बेहतर बनाने के लिए इनोवेटिव एनवायरनमेंट का होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि स्टडीज़ जो हैं वो चलती रहें, स्टडीज़ होती रहें, इम्प्रूवमेंट्स आती रहें प्रोसीजर्स और वर्किंग प्रोसीजर या मैनेजरियल प्रोसीजर या जो टेक्निकल वर्किंग है उसमें दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट आती रहे, तो हमारी जो है वो अदारे भी इम्प्रूव होंगे, उनके वर्किंग भी इम्प्रूव होगी और उनके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको पता है कि डिले हो जाते हैं और उनकी कॉस्ट जो है वो कहीं से कहीं हो जाती है। बहरहाल अभी मैं शुरू करता हूँ कि यहाँ पे चूँकि मैं सऊदी अरेबिया में हूँ पिछले 20-22 साल से सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में, तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। आई मीन इनोवेटिव एनवायरनमेंट है। सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के दो पूरे डिपार्टमेंट्स हैं जो इन स्टडीज़ को डील करते हैं। उसमें एक R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, और एक तहसीन डिपार्टमेंट है। तहसीन का मतलब इम्प्रूवमेंट होता है और इम्प्रूवमेंट डिपार्टमेंट है, यानी वो जितनी भी स्टडीज़ हो रही होती हैं या जो आइडियाज़ क्रिएट हो रहे होते हैं उनको वो हैंडल करता है। प्रोसीजर ऐसे होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, वो आइडियाज़ जो है वो देते हैं डिफरेंट टू इम्प्रूव द आइदर द मैनेजरियल स्किल्स और द वर्किंग प्रोसीजर्स और द टेक्निकल प्रोसीजर्स, उनको इम्प्रूव करने के लिए अपने आइडियाज़ देते हैं। ये जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इन आइडियाज़ को लेके चूज़ करते हैं कि कौन कौन से आइडियाज़ ऐसे हैं जिन पर स्टडीज़ की जा सकती हैं। और मैं जब यहाँ पे आया 99 की बात है, तो मैंने पहले 4-5 साल तो समझने में लगाया कि यहाँ पे क्या-क्या प्रोसीजर्स हैं और कैसे जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है वो चलते हैं। और फिर जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे जो प्रोसीजर्स हैं वो उनमें इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, पॉसिबल है कि उनको इम्प्रूव किया जाए, तो मैंने बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो दिए अपनी मैनेजमेंट को। उनमें से बहुत सारे आइडियाज़ को जो है वो सिलेक्ट किया गया और उन पे स्टडी टीम्स बनी। आज तक मैं तकरीबन 9 से 10 जो है वो स्टडीज़ पे काम कर चुका हूँ टू इम्प्रूव दी आइदर द मैनेजरियल वर्किंग प्रोसीजर्स और द ऑपरेशनल वर्किंग प्रोसीजर्स और द टेक्निकल वर्किंग प्रोसीजर्स। इन सब पे मैंने स्टडीज़ की हैं और तकरीबन 9 से 10 स्टडीज़ की हैं। उनका मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताता चलूँ कि जैसे हमने ये देखा कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले होते हैं। हमारे जो सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट्स होते थे उनका वैसे एज पर कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन 24 से 25 महीने होते हैं, यानी 2 साल का प्रोजेक्ट होता है, लेकिन वो डिले होते थे, 5 से 6 महीने डिले हो जाते थे। तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि इसमें जो वर्किंग प्रोसीजर्स हैं उनमें हम इम्प्रूवमेंट ला के तो इस डिले को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आइडियाज़ मैंने दिए, फिर हमने हमारी जो मैनेजमेंट है उन्होंने कमिटीज़ बनाई। वो कमिटीज़ जो है वो हमारे 4 डिफरेंट प्रोविंसेस हैं। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, 5-6 प्रोविंसेस हैं, इसी तरह यहाँ भी
4 प्रोविंसेस है, ईस्टर्न रीजन है, फिर सेंट्रल रीजन है, फिर वेस्टर्न रीजन है और साउथर्न रीजन है। तो उन सब में हमारे डिफरेंट ऑफिसेज हैं, जो प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट के ऑफिसेज हैं जो काम करते हैं प्रोजेक्ट्स में। तो एक कमेटी बनाई गई जो इन सारे डिपार्टमेंट से, चारों रीजन से लोगों को लेके, और आई वाज द लीडर ऑफ दैट टीम। और हमने जो है वो मुख्तलिफ मीटिंग्स की, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, और हमने ये अंदाज़ा लगाया कि बहुत सारी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल हैं प्रोसीजर्स में, जिनको अपना के हम इसका जो पीरियड है, प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन पीरियड जो है उसको कम कर सकते हैं। और ये बहुत सारे सेशंस के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कुछ रिकमेंडेशन फाइनल कर सकें। उन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करके हम काफ़ी सारा टाइम जो है वो बचा सकते हैं। हमने कुछ ये जो डिज़ाइंस वगैरह सबमिट होते हैं कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से प्रोजेक्ट्स के, उन डिज़ाइन का रिव्यू होता है, हमारी जो कंपनी है वो रिव्यू करती है और वो फिर वापस कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है। वो फिर कंप्लाई करता है, फिर वो सबमिट करता है। तो इस तरह उसके 3 से 4 साइकिल होते थे, रिव्यू साइकिल्स, जिसके बाद जो है वो ड्राइंग्स फाइनल होती थी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो हमने उन रिव्यू साइकिल को जो है वो मिनिमाइज करके उसको इंस्टेड ऑफ 3 और 4 रिव्यू साइकिल्स वी केम टू अबाउट 2 साइकिल्स, के हम 2 साइकिल्स में जो है वो ड्राइंग्स को फाइनल किया करें, डिज़ाइन को अप्रूव किया करें। उससे हमारे 2 से 3 महीने जो है वो बचत होगी उसमें प्रोजेक्ट पीरियड में। और ऐसा ही हुआ कि हमने जो रिकमेंडेशंस दी उसको जब इम्प्लीमेंट करके देखा गया, 3-4 साल वो इम्प्लीमेंट करके देखा गया, और उससे ये पता चला कि वाकई प्रोजेक्ट्स में 3 से 4 महीने का फ़र्क पड़ गया। यानी जो हमारी स्टडी से पहले के जो प्रोजेक्ट्स थे वो तो एवरेज लेट्स से 30 मंथ्स में वो कंप्लीट हो रहे थे, लेकिन हमारी जो हमने रिकमेंडेशंस दी थी स्टडीज़ में, उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है वो प्रोजेक्ट्स अगले 3-4 सालों में वो जो है वो 26 से 27 महीनों में जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह 3 महीने की सेविंग की गई। 3 महीने की सेविंग का मतलब ये है कि वो प्रोजेक्ट 3 महीने पहले कंप्लीट हो जाएगा और उसकी एनर्जी सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 3 महीने पहले। ठीक है। क्योंकि ये सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट्स हैं, हमने जी एनर्जी सेल करनी होती है। तो एनर्जी जब सेलिंग शुरू होती है तो उसकी इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो इनकम हमने कैलकुलेट की, तो वो जो है इससे पूरी किंगडम में इस हमारी स्टडी की वजह से 360 मिलियन रियाल का जो है वो पर एनम यानी एनुअली फ़ायदा हुआ। और ये बहुत बड़ा फ़ायदा था, ये बहुत बड़े बेनिफिट था कंपनी के लिए भी और सऊदी अरेबिया के लिए भी। तो उसका बाकायदा ये हमारी जो 2 स्टडीज़ थी उनको इम्प्लीमेंट करके 360 मिलियन पर ईयर का जो है वो बेनिफिट कंपनी ने लिया, और वो एनुअली चलता रहा बेनिफिट। और इस पे फिर मैं आपको भेज दूंगा जो उसकी डिटेल्स, वहाँ के जो मैगजीन है यहाँ का सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का, उसमें भी पूरी वो स्टोरी जो है वो उसमें शाया हुई थी। और फिर हमें उस पे जो है वो अवार्ड्स भी मिले थे और कुछ फाइनेंशियल प्राइजेस भी मिले थे। तो उनकी मैं डिटेल्स भी आपको भिजवा दूंगा, वो आप इनसे Sure, absolutely. इसके बाद फिर हमने कुछ जो है वो ये देखा कि एक और स्टडी कि हम डिज़ाइन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जो सबस्टेशंस का डिज़ाइन है, होता ये था कि जब मैंने ज्वाइन किया सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को, तो मैंने ये देखा कि हर प्रोजेक्ट जो है वो जब स्टार्ट होता है तो उसको ज़ीरो से स्टार्ट किया जाता है। यानी जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोजेक्ट्स थे सारे। यानी टोटल अगर एक साल में 20-25 प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं तो उनमें बहुत मामूली फ़र्क होता था, यानी वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोजेक्ट्स होते थे। तो मैंने ये सोचा कि इनको स्टैंडर्डाइज़ करके हम इसका डिज़ाइन अगर स्टैंडर्डाइज़ कर दें तो उसमें हमें बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है कि वो हम 24 माह की बजाय जो टोटल पीरियड होता है उसको हम रिड्यूस करके 18 माह में कर सकते हैं कि उसकी अगर हम डिज़ाइन को स्टैंडर्डाइज़ कर देते हैं। तो वो मैंने एक आइडिया दिया, उसपे भी कमेटी बनी और उसपे भी काफ़ी सारी सेशंस हुए। वो तकरीबन उस स्टडी ने 2 से 3 साल लिए, क्योंकि वो भी किंगडम वाइज स्टडी हुई पूरी किंगडम में। और उसमें भी फिर आखिर पे यही हमने रिकमेंडेशंस दी। उन रिकमेंडेशंस को अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और वो जो है इंशाल्लाह जब ये 3 से 4 साल इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो इंशाल्लाह हमें ये पता चलेगा कि कितना फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ है उसमें कंपनी को। लेकिन वो उसमें भी हमें उम्मीद है कि पहले जैसे हमने पहली स्टडीज़ में 2 से 3 महीने का जो है वो पीरियड रिड्यूस किया था प्रोजेक्ट का, तो इसमें जो है हम 5 से 6 महीने का पीरियड जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो होपफुली इट विल बी अ ग्रेट बेनिफिट फॉर द कंपनी।
इसके अलावा और भी कुछ स्टडीज की, जैसे क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑडिटिंग स्टडीज जो है वो की गई। तो इसी तरह कुछ हमने स्टडी की कि हम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, यानी हमारे सबमिटर्स जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हमें डिजाइन वगैरह सबमिट करते हैं या ड्राइंग ठीक है। सबमिट करते हैं रिव्यू के लिए, उनको हम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर बजाय इसके कि वो हार्ड कॉपीज वगैरह हमें सबमिट करें, हमें ऑनलाइन सबमिशन होनी चाहिए और पूरा जो है वो कंपनी का सिस्टम ऑनलाइन होना चाहिए, ताकि कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो ऑनलाइन सबमिट करें, ऑनलाइन रिव्यू हो उनका, और ऑनलाइन हम डिपार्टमेंट्स दूसरी को रिव्यू के लिए भेजें, वो वापस हमें ऑनलाइन रिप्लाई करें, हम कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑनलाइन रिप्लाई करें। तो मतलब तो इस तरह की काफी सारा complete पीरियड process जो वो है, the हाँ complete कंप्लीट या कंप्लीट process life cycle। हाँ कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन हो, बजाय ठीक। इसके कि लोग खुद आके सबमिट करें और फिर वो हार्ड कॉपीज उनकी रिव्यू हो। ये तो तो शबे उसमें भी आपकी अभी ये ये सारी स्टडीज। बातें तो समझ आती है, सॉरी जो आपको कभी की बात, ये सारी बातें समझ आती है शबे, आपको पता है इस वक्त थोड़ा मुख्तसर होता है। मैं थोड़ी सी इस गुफ्तगू को लाना चाहूंगा हमारे, ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं ये एक अच्छी कंपनी की, जिसे कहते हैं ना वेल ऑयल मशीन की तरह जो कंपनी काम कर रही हो, ये वेल उसकी ऑर्गेनाइज्ड कंपनी है। वेल ऑयल मशीन की तरह ये काम कर रही है कि जिसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आपकी बात सुनी जाती है, आपकी रिकमेंडेशन सुनी जाती है। अब ये पाकिस्तान के माशरे में आप खुद भी बखूबी जानते हैं, यहाँ रहकर आप उसमें काम भी कर चुके हैं, इसमें से रियलिस्टिकली हम क्या कर सकते हैं? जब हमें ये बताएं रियलिस्टिकली क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक तो लोग यहाँ पे दूसरे की मैनेजमेंट आपकी सुनती कोई नहीं है मोस्ट लाइकली, स्पेशली अगर सरकारी इदारे हो। ये रिकमेंडेशन प्रोसेस, ये मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल आई एग्री विथ यू कि दिस शुड बी इन प्लेस और इस पे काम करना चाहिए, और शायद होता भी हो, लेकिन सरकारी में तो एब्सोल्युटली देयर इज नो प्लेस फॉर इट इस वक्त के जो हालात है। तो आपके ख्याल से हम उसमें से रियलिस्टिकली क्या कर सकते हैं? सर ये एनवायरनमेंट जो है वो लाना पड़ेगा, मतलब हमें किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ऐसा एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें वक्त के साथ साथ जो है वो इम्प्रूवमेंट्स आते रहे, क्योंकि कोई भी प्रोसीजर हो उसमें हर वक्त चाहे वो इम्प्रूव भी हो, उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद होती है। ऑब्वियसली। तो ऐसा ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए कि हमारी स्टडीज होती रहे, हमें किसी भी, जैसे वापडा है बहुत बड़ा अदारा है, या रेलवे है, या PIA है, तो इनमें ऐसी स्टडी टीम्स बननी चाहिए, ऐसे डिपार्टमेंट्स बनने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है हर यहाँ पे हर मिनिस्ट्री के अंदर, तो वहां भी हर मिनिस्ट्री के अंदर हर डिपार्टमेंट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो साथ साथ ये देखता रहे, स्टडीज चलती रहे, साथ साथ ये देखता रहे कि इम्प्रूवमेंट कैसे आ सकती है सिस्टम में। तो जब तक ये नहीं होगा तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएंगे सिस्टम में। अभी आप बिजली का ही देख लें कि दिन ब दिन जो है वो डिमांड तो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारी डिमांड जो है वो एक स्टडी के मुताबिक 8% से ज्यादा डिमांड जो है पर ईयर के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन हमारी जो कैपेसिटी है, जनरेशन कैपेसिटी, वो इस हिसाब से नहीं बढ़ रही है 8% के हिसाब से। वो तो अभी आप देखें कि पिछले 3-4 साल में तो बिल्कुल कोई इस पे कोई नया प्लांट नहीं लगा, ना वो थर्मल में लगा है, ना वो हाइडल में लगा है। तो इसका मतलब ये है, लेकिन डिमांड उसकी जो है वो अगर 8% के हिसाब से आप कैलकुलेट करते जाए तो डिमांड हमारी 25% के करीब बढ़ चुकी है। अब लेकिन हमारी वही जो 3 साल पहले की हमारी जनरेशन कैपेसिटी थी, अभी भी वही है हो भी। और उसके साथ ये हो रहा है कि जो हमारा सिस्टम है वो इतना पुराना हो चुका है, हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम है, जो हमारा सबस्टेशन का सिस्टम है, वो इतना पुराना हो चुका है, उनकी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है उसमें, पूरे ट्रांसमिशन लाइन में, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन का जब ये इम्प्रूवमेंट साथ साथ या मेंटेनेंस नहीं होगी तो इसकी जो लाइन लॉसेज है वो बढ़ते जाते हैं दिन ब दिन। लाइन लॉसेज बढ़ने से ये होता है कि उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी है वो कम कम होती जाती है। तो अभी आप ये देखें कि हमारी आजकल जो लाइन लॉसेज हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज हैं, वो 5 से 6% है, लेकिन वो अच्छे जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उसमें उनमें सिर्फ 2 से 3% होते हैं लाइन लॉसेज, ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लॉसेज जो हैं वो 2 से 3% होते हैं जो अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो भी 5 से 6% है। फिर ऊपर से हमारी बिजली चोरी भी है, जो 17-18% हमारी बिजली की चोरी भी है, वो भी नहीं कंट्रोल हो पा रही। तो इसलिए इस तरह अब ये देखें कि हमारे 25-26% जो है वो सिर्फ लॉसेज में चली जाती है। ठीक है, तो मुझे आप ये बताइए कि ये वो तो हो गए, लेकिन आप ये बताइए कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान के हवाले से, फिर आप सऊदी को रेफरेंस देती है, पाकिस्तान में हमारी सबसे बिगेस्ट इंपोर्ट जो है वो ऑयल की है, ठीक है, और उसमें से भी काफी सारा इसमें इस्तेमाल होता है कि पावर सेक्टर में हमारी हुकूमत
जिस तरह आपने आइडियाज की बात की अशफाक साहब, पहले हमारी हुकूमत ये क्यों नहीं कर सकती कि वो जो इतने खसारे में चलते प्रोजेक्ट्स पे पैसा जो जाया किया जाता है, आप घरानों को, उन घरानों को मैंडेटरी कि आप लोन दे दें 5-5 लाख का, एक सोलर पैनल लगाने का, 2-3 सोलर पैनल लगाने का, जिसमें से वो 5 साल में अपने उसको उतार के, एंड आफ्टर दैट योर ओन इलेक्ट्रिसिटी इज फ्री एंड देन द कंपनीज कैन बाय बैक फ्रॉम यू आल्सो। इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर सकती? क्या ये हमारा पावर माफिया है जो ये काम नहीं करने दे रहा क्योंकि उनके अपना मफादा इसमें शामिल है? लेकिन पाकिस्तान में अभी तक कोई रिन्यूएबल एनर्जी, कोई ऑल्टरनेट सोर्स अभी तक क्यों नहीं आ सका अशफाक साहब? सर ये वाकई माफिया तो है। अभी जैसे आपने देखा कि आईपीपी की एक इंक्वायरी हुई है आईपीपीज पे, उनकी आईपीपी की इंक्वायरी रिपोर्ट भी आई है, तो उससे ये हमें पता चला कि ये एक कंप्लीट माफिया है जो हमें, यानी आईपीपी सारा थर्मल बेस्ड है और वो हमें दूसरी तरफ जाने ही नहीं देता। क्योंकि अभी आप देखें कि 50% तकरीबन जनरेशन जो है वो ये आईपीपीज कर रही हैं। यानी अगर हमारी टोटल जनरेशन कैपेसिटी 33-34 हज़ार मेगावाट है तो उसमें से 16-17 हज़ार मेगावाट तो ये आईपीपीज कर रही हैं। आप देखें कि ये कंप्लीट माफिया बन चुका है। क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी बिजली रोक देता है, अगर ये हमारी समर आजकल चल रही है, अगर ये थोड़ी सी बिजली रोक देता है तो ये एकदम से लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और लोड शेडिंग का मतलब ये है कि 50% का मतलब ये है कि कम से कम 12-13 घंटे की लोड शेडिंग होगी अगर ये रोक देता है तो हम जो है वो हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, हमारे जो अदारे हैं, वो भी इनसे ब्लैकमेल हो रहे हैं कि वो ये पूरा एक माफिया बन चुका है, ये किसी और तरफ देख नहीं देता। अब ये है कि देखिए पिछले 25-30 सालों में ये आईपीपीज ने ऐसा जो है वो कंट्रोल किया हुआ है इस एनर्जी सेक्टर को कि गवर्नमेंट्स भी और बाकी अदारे भी वो दूसरे जो जितने भी सोर्सेज हैं उनकी तरफ नहीं सोच सकी। हालांकि जैसे हाइडल पावर है वो बहुत ही चीप पड़ती है, वो सोलर पावर से भी इवन चीप पड़ती है, लेकिन हमारे वो प्रोजेक्ट्स नहीं बन सके। और ये आईपीपी रिपोर्ट के मुताबिक कि हम ओवर बिलिंग और लिक्विडिटी सपोर्ट की मद में उनको तकरीबन 4,000 से ज्यादा की 4,000 अरब से ज्यादा की पेमेंट्स कर चुके हैं, जो कि उस रेट के अलावा जो हम उनको दे रहे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट में हमारा उनके साथ फाइनल हुआ था रेट, तो उससे ज्यादा जो है वो हम उनकी पेमेंट्स कर चुके हैं। साहब मेरा आपसे एक, अब जैसे आपको बताऊँ कम होता है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल, और मुझे आपकी इसमें पर्सनल राय वो चाहिए, और आप चूज कर सकते हैं इसका आंसर देना या ना देना, क्योंकि आप पाकिस्तान में भी काम कर चुके हैं, बाहर भी काम करते हैं। क्या आपको पाकिस्तानी होने के नाते ये दुख नहीं होता कि यही आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज जिस तरह बाहर सुनी जा रही है, आपने कहा 360 मिलियन रियाल पर ईयर आपकी रिकमेंडेशन पे उनको प्रॉफिट दिया हुआ है, अब आपकी कमेटी से उनको प्रॉफिट हुआ है, वही क्या आपका क्या ख्याल था? पाकिस्तान में ये बात सुनी जाती है आपकी, उसका इम्प्लीमेंट किया जाता, वो रिकमेंडेशन पास होती, ये कमेटी बनती, आपको ये देख के अफसोस नहीं होता कि हम किस तरह आपकी तरह के ज़हन जाया कर रहे हैं? बिल्कुल अफसोस होता है सर। मतलब ये कि वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट भी नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छे-अच्छे लोग जो हैं, बल्कि जितने भी अच्छे-अच्छे ज़हन जो बाहर काम कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान वापस जाना चाहिए। गवर्नमेंट को उनको स्पेशल ऑफर्स करनी चाहिए, उनको वापस जाना चाहिए और वहाँ पे यही ब्रेन्स जो है वो वहाँ पे नए-नए आइडियाज़ क्रिएट करेंगे, नए-नए इम्प्रूवमेंट्स करेंगे सिस्टम में। लेकिन ऐसा वहाँ हो नहीं रहा। तो मेरी तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये इस बारे में ज़रूर सोचेगी, ताकि अच्छे-अच्छे ब्रेन्स जो हैं वो बाहर से वापस ला के, और मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने वापस अमेरिका से, बरतानिया से, सऊदी अरेबिया से या और दूसरे कंट्री से वापस जाके ज्वाइन भी किया है इसी नज़रिए के तहत कि वो जाके वहाँ पे पाकिस्तान की मदद करेंगे। लेकिन वो भी जो मौजूदा सिस्टम चल रहा होता है वो भी उसी में थोड़ा सा काम करने के बाद वो भी उसी तर्ज पे चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ चेंजेस आएंगी और इंशाल्लाह हुकूमत भी इस तरफ तवज्जो देगी, और हुकूमत को खुद बजट जो है वो अदारों को ऐसा देना चाहिए ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती रहे। अब आप देखें ना, चाइना और इंडिया और ये लोग, ये जितने भी कंट्रीज हैं वो क्यों तरक्की कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में नहीं हो रहा। अभी देखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो वजारत है उसमें थोड़ी सी उसने दिखाई है और उसमें थोड़ी सी रिसर्च हुई है, तो हमने बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी बना लिए। अभी कोविड-19 को फाइट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स हमने बनाए हैं। तो इसी तरह हर अदारे में जो है वो ऐसी टीम्स बननी चाहिए ताकि इम्प्रूवमेंट्स नजर आए, इम्प्रूवमेंट्स हों और सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स हों, ताकि हम जो है वो सस्ती से सस्ती बिजली ले सकें। अभी मैं जैसे आज का बिल एक देख रहा था अभी इसी महीने का, तो अभी हमें जो डोमेस्टिक
यूनिट है उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 25 से 30 रुपए पर यूनिट पड़ रही है अगर हम सारे कंसिडर करें। एक्चुअल बिजली की प्राइस जो है वो तो होती है तकरीबन 19-20 रुपए पर यूनिट, लेकिन वो जब सारे टैक्सेस वगैरह मिला के हम कैलकुलेट करते हैं तो एक यूनिट जो है वो हमें 25 से 30 रुपए में पड़ रहा होता है विद डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूनिट्स। तो ये बहुत ज्यादा बहुत ही कॉस्टली प्राइस है, बहुत ही कॉस्टली इलेक्ट्रिसिटी है। इसको किसी न किसी हद तक जो है वो रिड्यूस करना चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट सामने आने चाहिए जो लेस कॉस्ट बेस्ड हो, जैसे आप सोलर की बात कर रहे हैं या विंड है या हमारे जो हाइडल पावर जनरेशन है, इनको जो है इम्प्रूव करना चाहिए बजाय हमें थर्मल की तरफ जाने के। थर्मल भी ठीक है, अभी आजकल पेट्रोल सस्ता है लेकिन हमें उसका फायदा नहीं होता है। उसकी वजह ये है कि हमने ये जो आईपीपीज हैं उनके साथ डॉलर्स में वो जो है कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं पर यूनिट प्राइस की बेस पे हो जाता है ऑयल, उसका हमें फायदा नहीं होता क्योंकि हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनको पेमेंट्स करनी है। जो भी उनको प्राइस पर यूनिट हमने की हुई है, जो 8 सेंट है या 6। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब आपका, आपने हमें हमारे वक्त दिया हमें, तो हमें इंशाल्लाह वक्त हमें दोबारा ज्वाइन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इससे आप नाज़रीन आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।